आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को ही आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भारत के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की दूसरे सेगमेंट को, जिसका की नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य प्राणियों की यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले जो हमारी भाई प्राकृतिक वनस्पति है उसके अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट है जिसका कि नाम है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर की क्वालिटी होती है मेडिसिन इफेक्ट की, यानी कि जब हम लोग किसी भाई बीमारी से ग्रसित होते हैं या फिर किसी डिजीज के क्योर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके अंदर की क्षमता होती है वो किसी भी डिजीज से लड़ सकते हैं या फिर हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे कि बीमारियों से लड़ने के लिए भाई क्षमता बॉडी के अंदर पनपती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि भाई हल्दी जो है अगर दूध में मिलाकर आप लोग पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर होने वाला जो दर्द है उससे भी राहत मिलेगी। उसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करने का काम करता है ये चीज। तो अगर औषधीय पेड़ पौधों की बात की जाए तो देखिए भारत के अंदर तकरीबन 2000 के करीब ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि औषधीय पेड़ पौधों की श्रेणी के अंदर जिनको रखा गया है। जो भारतीय भाई जो आयुर्वेद है, देखिए भारत का जो स्थान है प्राचीन काल से ही आप मसालों की दृष्टि से ले लीजिए या फिर जो जड़ी बूटियां हैं इनकी दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जैसा कि आप लोग देखिए इतिहास के अंदर भी पढ़ते हैं भारत के अंदर यूरोपियंस का आगमन। तो ये जो आगमन था ये कैसे प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो मेन रीजन था प्रारंभ के अंदर आप लोगों ने देखा कि भाई किस प्रकार से पुर्तगाली आए थे, इसके अलावा अन्य दुनिया भर के यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे। तो जो प्रारंभिक कारण था वो यही था कि मसालों के लिए ही वो भारत के अंदर आए थे। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही भारत का जो स्थान है मसालों के अंदर या फिर अपनी जड़ी बूटियों के अंदर ये प्रमुख रहा है। और विश्व को देखिए आयुर्वेद की जो देन है ये भी भारत देश की है। तो आयुर्वेद की जो प्राचीन पुस्तकें हैं अगर उनकी बात को हम लोग माने तो भारत के अंदर तकरीबन 2000 किस्म के ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि औषधीय गुण रखते हैं। इस चीज को आप लोग समझ गए हैं कि भाई कितने प्रकार के, तकरीबन 2000 के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है। तो देखिए विश्व स्तर पर भी एक यानी कि एजेंसी है जिसका की नाम है IUCN। क्या बताया मैंने आपको अभी, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड नाम की जगह है, कहां पर, स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है। अगर इसके भाई कार्य की बात करें कि ये जो IUCN मैंने लिखा है ये क्या काम करता है, तो ये देखिए एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व स्तर पर, चाहे आप भाई प्लांट्स की स्पीसीज ले लीजिए या फिर एनिमल वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज ले लीजिए, तो उनके ऊपर ये निगरानी रखने का काम करता है। जो इसका महत्वपूर्ण काम है कि भाई ऐसे फील्ड में काम करना, चाहे वो प्लांट हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनकी ऐसी स्पीसीज जो कि विलुप्त होने के खतरे से जूझ रही है ये उनका आंकलन करती है और क्षेत्रीय स्तर पर ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका की नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक या फिर रेड डाटा लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर ये जो IUCN है ये क्या जारी करता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, जो कि विलुप्त होने का दंश झेल रही है। इस प्रकार की रिपोर्ट ये जारी करता है। ध्यान रखेंगे मुख्यालय मैंने बताया कहां पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अभी हम लोगों ने बात की कि भारत के अंदर तकरीबन 2000 प्रकार की किस्म के ऐसे पेड़ पौधे जो कि औषधीय गुण रखते हैं। अगर IUCN की बात को हम लोग माने तो इसने बताया है कि भारत के अंदर देखिए तकरीबन 352 ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि
विलुप्ति की कगार पर हैं। ठीक है, विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि समाप्ति की ओर हैं ऐसे पेड़ पौधे। अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी देखिए डिफरेंट प्रकार की कैटेगरी जो है IUCN के द्वारा तैयार की जाती है। भाई कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भाई बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की सूची ये जारी करती है। तो अभी मैंने बताया कि जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर तकरीबन 352 पेड़ पौधों को शामिल किया गया है। अगर इसके अंदर भी हम लोग बात करें तो 52 किस्म के जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली थ्रेटन है, यानी कि संकटग्रस्त है। अति संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आते हैं 52 पेड़ पौधे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि 49 प्रकार के जो कि कैसे हैं एंडेंजर्ड की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो रेड डाटा लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक के अंदर जो कि IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसके अनुसार जब हमें भाई पता चलता है कि किसी भी स्पीसीज की क्या पोजीशन है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो ये तो पेड़ पौधों की बात हुई। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक प्रारंभ करते हैं जो कि आज की क्लास है हमारी वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य प्राणियों के बारे में। जब इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर तकरीबन 47,000 किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यह भी बताया था कि भारत के अंदर अगर हम वन्य प्राणियों की स्पीसीज की बात करें तो तकरीबन 90,000 के करीब जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 90,000 के करीब। तो देखिए अगर वाइल्ड लाइफ में बात करें तो बर्ड्स की अगर बात करें, अगर पक्षियों की हम लोग बात करें तो तकरीबन देखिए 2000 के करीब भारत के अंदर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो कि विश्व स्तर पर जितने भी पक्षी या फिर बर्ड्स पाए जाते हैं उनका तकरीबन 13% है। ठीक है, कितना परसेंट बताया? यह है विश्व का 13% के करीब है। अगर हम लोग भारत के अंदर पाई जाने वाली मछलियों की प्रजातियों के बारे में बात करें तो मछलियों की बहुत सी प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो फिश की अगर हम लोग बात करें तो देखिए तकरीबन 2546 के करीब भारत के अंदर मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। विश्व स्तर पर जितनी मछलियां पाई जाती हैं उसका यह तकरीबन 12% है। ठीक है, कितना प्रतिशत बताया? 12% है। इसके अलावा अगर बात करें भारत के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्राणी जैसे कि एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर की यहां पर बात हो रही है। एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो कि भाई पानी में भी रहते हैं और थल पर भी रह सकते हैं। इस प्रकार के जीव जंतुओं को यहां पर शामिल किया गया है, जैसे कि मेंढक है आपका। रेप्टाइल्स के अंदर ऐसे जीव जंतु जो कि रेंग कर चलते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल है, छिपकली है, सांप है, इस प्रकार के जीव जंतु। उसके अलावा मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स यानी कि स्तनधारी की यहां पर बात हो रही है। अगर इनकी भी बात करें तो इनकी भी बहुत सी प्रजातियां भारत देश के अंदर पाई जाती है। विश्व स्तर पर देखिए 5 से लेकर तकरीबन 8% तक ये 3 प्रजातियां जो हैं भारत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मैमल्स की हम लोग बात करें तो भारत के अंदर जो भाई मैमल्स जो सबसे बड़ा मैमल्स पाया जाता है वो क्या है? हाथी है, एलिफेंट की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो अब लोग देखेंगे कि भाई कितने प्रकार के वन्य जो प्राणी है भारत के अंदर पाए जाते हैं। एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट जो है भारत के अंदर देखिए कई स्थानों पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मुख्य रूप से देखें तो आप जो यहां पर असम वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर एलिफेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कर्नाटक के रीजन में आपको एलिफेंट देखने को मिलेंगे और केरल के क्षेत्र में भी आप लोग एलिफेंट देख सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि एलिफेंट कहां कहां पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जैसे कि असम है, कर्नाटक है, उसके अलावा केरल के क्षेत्र में एलिफेंट देखने को मिलेंगे। भारत सरकार ने हाथी को बचाने के लिए, देखिए आज के समय में आप लोग देखेंगे कि भाई कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, किसी भी प्रकार का वन्य प्राणी हो, वो खतरे से ही जूझ रहा है, जिस प्रकार से कि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है। तो हाथी भी इनके अंदर से एक है। तो हाथी को बचाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था?
1992 के अंदर क्या प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 32 के करीब, देखिए इसके अंतर्गत नहीं, यानी कि हाल ही के आंकड़े बता रहा हूं कि अभी के समय में आप लोग देखेंगे कि भारत के अंदर तकरीबन आप लोगों को 32 एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे। कितना बताया मैंने? 32 एलिफेंट जो रिजर्व है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये हाथी की बात हुई। उसके अलावा देखेंगे कि अन्य कौन कौन से वाइल्ड लाइफ यहां पर भारत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अन्य जो महत्वपूर्ण है वो है, देखिए, वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाला गैंडा। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर भारत के विषय में बात करें कि एक सींग वाला गैंडा कहां पर पाया जाता है, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के अंदर एक सींग वाला गैंडा कहां मिलता है। तो दो क्षेत्र हैं जहां पर कि एक सींग वाला गैंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला क्षेत्र है असम। असम के अंदर आप लोग देखेंगे एक सींग वाला गैंडा। अगर असम के अंदर भी मुख्य रूप से बात करें तो असम के क्षेत्र में ही एक नेशनल पार्क है जिसका की नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा जो क्षेत्र है भारत के अंदर जहां पर कि एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो पाया जाएगा, वो कहां है? पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, हर प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे वाइल्ड लाइफ की तो और है, देखिए, वाइल्ड एस। वाइल्ड एस यानी कि यहां पर बात हो रही है जंगली गधे की। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के अंदर जो जंगली गधे का प्राकृतिक आवास कहां पर है, तो कहां पर है? जो कच्छ का रण आप लोग देख रहे हैं, यहां पर आपको मिलेंगे जंगली गधे देखने को। ठीक है, वाइल्ड एस सेंचुरी यहां पर बनाई गई है जंगली गधों के लिए। नॉर्मल गधों से अलग जंगली गधे कहां पर? कच्छ का रण में। ठीक है, एकमात्र स्थान है जहां पर ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखिए बहुत सी अन्य वाइल्ड लाइफ यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडियन बाइसन है। इंडियन बाइसन यानी कि जंगली भैंसों की यहां पर बात हो रही है। और देखेंगे क्या क्या मिलता है, नील गाय देखने को मिलेगी। ठीक है, नील गाय देखने को मिलेगी। उसके अलावा है चौसिंगा, यानी कि 4 सींग वाला हिरण ही है। ठीक है, उसके 4 सींग है, जैसे 12 सींगा होता है वैसे ही क्या है, ये चौसिंगा है। उसके अलावा देखेंगे गैजल। गैजल यानी कि छोटे मृग, यानी कि छोटे हिरण होते हैं उनको गैजल। तो इस प्रकार के जो वन्य प्राणी आप लोगों को भारत में देखने को मिलेंगे। और देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है भारत के अंदर। तो उसके बाद है, देखिए, इंडियन लॉयन। इंडियन लॉयन की बात करें, यानी कि भारतीय सिंह की बात करें, तो भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर कि आप लोग देखेंगे क्या मिलेगा? एशियाटिक लॉयन या फिर भारतीय सिंह देखने को मिलेंगे। इंडियन लॉयन ये कहां पर देखने को मिलेंगे? यहां पर एक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क, यहां पर आप लोग देख सकते हैं एशियाटिक लॉयन। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद है, देखिए, महत्वपूर्ण वन्य प्राणी जिसका कि नाम है टाइगर यानी कि बाघ की यहां पर बात हो रही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत के अंदर बाघों की संख्या कितनी है, तो जो वर्तमान आंकड़े हैं, जो वर्तमान टाइगर सेंसस रिपोर्ट है जो कि कब जारी हुई थी, 2018 के अंदर जारी हुई थी, अगर इसकी बात हम करें तो भारत के अंदर तकरीबन 2967 के करीब बाघ अभी प्रेजेंट है। तो कहां पर, जो सेंसस मैंने बताई कब की है, 2018 की, और इसके अनुसार कितने, 2967 के करीब आप लोगों को भारत के अंदर बाघ देखने को मिलेंगे। अगर महत्वपूर्ण राज्यों की बात करें जहां पर कि सर्वाधिक मात्रा में आप लोगों को बाघ देखने को मिलेंगे, तो इनका क्रम इस प्रकार है। देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो बाघों की संख्या है वो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के बाद आप लोग देखेंगे कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद देखिए उत्तराखंड। ठीक है, ये 3 तो रैंकिंग है जो कि 2018 के हिसाब से है कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, यहां पर पहला बताया मध्य प्रदेश, दूसरा कहां है कर्नाटक, और तीसरा उत्तराखंड। तो इस प्रकार से ये बाघ की सिचुएशन है भारत के अंदर। और कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है, यहां पर भी आप लोग देखेंगे, सुंदरवन के अंदर भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा,
टाइगर देखने को मिलेंगे। कौन से टाइगर? द रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नाम है उनका। और देखेंगे क्या क्या मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण जो है वाइल्ड लाइफ वो क्या है, जैसे कि लियोपर्ड है। ठीक है, लियोपर्ड यानी कि चीते की यहां पर बात हो रही है लियोपर्ड की, तो ये कहां कहां पर देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम लोग बात करें तो भाई राजस्थान वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो क्षेत्र है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि राजस्थान में मैंने आपको बताया। और जैसे कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां पर एक रिजर्व है सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, यहां पर देख सकते हैं। और आप लोग अगर बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, दुनिया भर के हैं, मैं केवल कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है, यहां पर आप लोग देखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर। अभी बताया कुंभलगढ़ नेशनल पार्क ये राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं टाइगर को। बहुत से टाइगर रिजर्व हैं भारत के अंदर, कभी अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे हर एक की लोकेशन, ये सब चीजें। इसके अलावा और देखेंगे कि कौन कौन से वन्य प्राणी भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे प्राणी थे जो कि भाई संपूर्ण भारत में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ वन्य प्राणी ऐसे हैं जो कि भारत का उत्तर वाला क्षेत्र आप लोग देखेंगे कि हिमालय का विस्तार है ना, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां के जो वन्य प्राणी हैं वो देखिए अलग किस्म के होंगे। अब कौन कौन से वन्य प्राणी हिमालयन क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हिमालयन रीजन में अगर बात करें तो कौन कौन से वन्य प्राणी, जैसे कि यहां के वन्य प्राणी अलग होंगे, वो इस प्रकार से अनुकूलित है या फिर उन्होंने अडेप्टेशन कर लिया है कि वो इस प्रकार की, देखिए कठोर परिस्थिति का मतलब यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहां के जो वन्य प्राणी हैं उन्होंने उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई लद्दाख वाले क्षेत्र में, वैसे तो लद्दाख, शिमला, कहीं भी आप देखेंगे हिल स्टेशन पे आप लोगों को याक देखने को मिलेगा। ठीक है, याक जो है, जो पहाड़ी लोग हैं, इनका महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। उसके अलावा भाई इनका दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, दूध से पनीर बनाया जाता है, दही बनाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल है इनका। तो जैसे कि मैंने अभी बताया लद्दाख के अंदर क्या देखेंगे, याक देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए तिबेतियन एंटेलोप, ठीक है, हिरण की एक किस्म है, तिबेतियन एंटीलोप देखने को मिलेगा। उसके अलावा भरल या फिर भारल ये क्या है, भेड़ की एक प्रजाति है जो कि नीले रंग की होती है। ठीक है, ब्लू शिप बोलते हैं इसको। तो भारल, ये कुछ ऐसे वन्य प्राणी बता रहा हूं जो कि आप लोगों को हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। एक है कियांग क्या है, ये एक गधे की ही प्रजाति है जो कि तिब्बत की है। तिबेतियन वाइल्ड ऐसी है ये, जिसका कि क्या नाम है, कियांग है। और महत्वपूर्ण रूप से आप लोग देखेंगे तो स्नो लियोपर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक है रेड पांडा, सिक्किम के अंदर ये आप देख रहे हैं जो कंचनजंगा विशेषकर यहां पर देखने को मिलेगा रेड पांडा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क या फिर ये तो जैसे मैंने क्या बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर दिखाए हैं 18, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर रेड पांडा मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो कि हिमालयन वाइल्ड लाइफ के एग्जाम्पल थे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पक्षियों की 2000 के करीब प्रजातियां भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि विश्व का लगभग 13% कवर करते हैं। तो पक्षियों की अगर बात करें तो नॉर्मली देखिए आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से पक्षी मिलेंगे। भाई हर एक पक्षी जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं, मोर, तोता, मैना, इस प्रकार के बहुत से पक्षी देखने को मिलेंगे। अगर विशेषकर रूप से बात की जाए जो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि प्रवासी पक्षियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए विश्व के अंदर जो ठंडे स्थल होते हैं तो वहां पर जो पक्षी रहते हैं, जब वहां पर ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पक्षियों को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो पक्षी क्या करते हैं, जिंदा बचे रहने के लिए या फिर अपने भाई खाने दाने की तलाश में, प्रजनन के लिए, अपने अंडे देने के लिए, इस प्रकार की गतिविधियों के लिए जब वहां पर परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं,
वहां से माइग्रेट कर कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां पर कि क्या होगी, जो कंडीशन है वो फेवरेबल होगी उनके हिसाब से, जहां पर कि वो आराम से रह सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही पक्षी हैं जो कि बाहर के देशों से उड़कर जब वहां पर परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती तो भारत के अंदर वो आते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, अब लोग क्या देख रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर बात करें तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है साइबेरियन सारस। ठीक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई जो साइबेरियन सारस है ये क्या करता है, ये जब देखिए इसका जो क्षेत्र है, क्या बताया मैंने आपको, साइबेरियन सारस, साइबेरिया से आएगा ये, ठीक है, साइबेरिया है। तो जब वहां पर वही गर्मियों में वैसे तो ठंड रहती है, गर्मियों में क्या है, नॉर्मल ठंड रहेगी। जब सर्दियों का मौसम आता है तो टेम्परेचर जो है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आती है, और टेम्परेचर में गिरावट आने की वजह से इनके सरवाइव करने की जो कंडीशन है वो नहीं रह जाती। तो ये क्या करते हैं, जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन सारस है, ये साइबेरिया से उड़ान भरकर आते हैं, और कहां पर आते हैं, भारत के अंदर। भारत के अंदर जो राजस्थान देखेंगे आप, जो स्टेट है, यहां पर जो घना पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर, यहां पर ये आते हैं। भाई केवलादेव नेशनल पार्क या फिर घना पक्षी विहार, तो यहां पर ये आते हैं कौन, साइबेरियन सारस। तो क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है। क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर जो परिस्थिति इनके अनुकूल है, यहां पर जो टेम्परेचर है, यह सब चीजें हैं, इनका खाना पीना है यहां पर प्रचुर रूप से इस्तेमाल होता है। तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर उड़ते हुए ये कहां पर आते हैं, भरतपुर के अंदर आते हैं, घना पक्षी विहार के अंदर। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल जिसका कि नाम है ब्लू थ्रोट, ठीक है, पक्षी की ही वैरायटी है ब्लू थ्रोट। इसको भी आप लोग देखेंगे तो ये भी जो अलास्का क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, वहां से उड़ान भरता है, और राजस्थान के कई क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगा। भाई जो झीलें हैं या फिर जो पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं ताकि पक्षियों का संरक्षण किया जाए। और ये क्या करते हैं, ये जो माइग्रेटरी बर्ड है इनको भी एक स्थान प्रदान करते हैं जहां पर कि ये आ सकते हैं। तो जो ब्लू थ्रोट है ये कहां से, अलास्का से आएगा, कहां पर, राजस्थान के ही कई क्षेत्रों में। इसके अलावा आप और लोग देखेंगे, भाई एक है रफ बर्ड। रफ बर्ड जो है अंटार्कटिक वाले क्षेत्र से, जो अंटार्कटिक क्षेत्र है यहां से आता है और भारत की कई जगहों पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बुक में आपको बताया गया है फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो क्या है, ये गुजरात में जो कच्छ का रण है, जहां पर कच्छ का रण क्या है, बालू मिट्टी टाइप है। तो यहां पर जहां पर समुद्री लहरें यहां पर मिलती है, बालू मिट्टी जहां पर गिल्ली होती है, तो ये फ्लेमिंगो क्या करता है, मिट्टी का ही अपना घोंसले का निर्माण करता है, यहां पर अपने अंडे वगैरह देता है। ठीक है, जब यहां का भाई मौसम बदलने लगता है या इस प्रकार से, तो ये वापस क्या करते हैं, अपने स्थानों की तरफ फिर से चले जाते हैं। भारत के अंदर आप लोग और स्थान देखेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, ठीक है, पोंग डैम है, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। तो यहां पर भी बहुत से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आकर्षण का केंद्र रहते हैं, वो अलग चीज है। अब हम लोग देखेंगे, तो जब इस टॉपिक को प्रारंभ किया था, हम लोगों ने देखा था कि जो वनों का महत्व हमारे लिए कितना है और किस प्रकार से ये जो वन है, वन के अंदर यानी दोनों ही चीज आप लोग ले लीजिए, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति भी है और वाइल्ड लाइफ भी है, किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अंधाधुंध रूप से इनका दोहन कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें खतरे में पड़ती जा रही है। देखिए, जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, हम इंसान भी प्रकृति का एक हिस्सा रहे हैं। इंसान क्या है, एक जानवर ही तो है, बस इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप हुई, उसके बाद तो क्या था, इंसान जो है प्रकृति पर अपना राज करने लग गया। आप लोग देखेंगे कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था सदाबहार वर्षा वन, मैंने बताया कि यहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो वन है वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। लेकिन जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, वहां पर कौन पहुंच गया है, इंसान पहुंच गया है। और पहुंचने के बाद क्या कर रहा है भाई, वनों की कटाई कर रहा है। जितने प्रकार के भाई पेड़ पौधे हैं, अपने इस्तेमाल के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए, व्यापार के हेतु, अनेक कारणों से इन सब चीजों का भाई कटाई करता रहा है, पेड़ पौधों की। वन्य जानवरों को आप लोग देखेंगे, जो वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ, इनका भी शिकार करना एक भाई महत्वपूर्ण पेशा बना लिया इंसानों ने अपना।
आप लोग देखेंगे कि भाई दुनिया भर के जो हाथी है वो अपने हाथी दांत के लिए मारे जाते हैं। गैंडे को आप लोग देखेंगे उसके एक सींग के लिए मारा जाता है, ठीक है। इंसान मानता है कि उसका जो सींग है वो अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से, मेडिसिन प्रॉपर्टी से भरी हुई है, तो उसके लिए, उसके सींग के लिए उसके मारा जा रहा है, उसको शेर को उसकी खाल के लिए मारा जा रहा है। ऐसे ना जाने कितने ही जानवरों को अलग अलग इस्तेमाल के लिए इंसानों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। तो इसी क्षेत्र में काम करते हुए हमारी भारतीय सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए जो कि किसी भी हमारे भारतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए बेहतरीन कदम है। अब वो कदम कौन कौन से हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो तारीफ वाला कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया 1972 के अंदर उठाया गया। 1972 में भारतीय सरकार के द्वारा एक बिल पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसका की नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछी जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये कब का है? 1972 का है। 1972 में ये एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत देखिए भारत के अंदर, इसके अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए जो कि जंगल को जंगल ही रहने दो ये काम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहला तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। उसके बाद भारतीय सरकार के द्वारा वर्तमान की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को देखने को मिलेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग देख सकते हैं भारत के अंदर, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर ये देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है यहां पर यही चीज दिखाई है, जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के अंदर। कौन कौन से हैं तो एक बार हम लोग देखेंगे, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, कंचनजंगा, मानस, नोगरेक, सुंदरवन, सिमलीपाल, शेषाचलम, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्यामलाई, पंचमढ़ी, कच्छ का रण, पन्ना, अचानक मार्ग, अमरकंटक, ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत भी जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व है ये वर्ल्ड लेवल के हैं। 10 कौन कौन से हैं? जैसे कि देखिए मन्नार की खाड़ी, उसके बाद ग्रेट निकोबार, नीलगिरी देखेंगे आप, सिमलीपाल है, सुंदरवन, नोगरेक, मानस, नंदा देवी, पंचमढ़ी और अमरकंटक। ये जो आप बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे ये वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है भारत के अंदर। उसके अलावा आप लोग देखेंगे कि 1992 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत की जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं, जो वनस्पति उद्यान होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, इसकी स्थापना के लिए या फिर भाई कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए या फिर पैसे संबंधित सहायता चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए बॉटनिकल गार्डन्स को 1992 में एक योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? 1992 में। किस लिए? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, किसके लिए? जो बॉटनिकल गार्डन है उनके लिए 1992 के अंदर। यह महत्वपूर्ण कदम है। उसके अलावा देखेंगे कि अन्य कौन कौन से कार्य भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। बहुत सी वन्य प्रजातियों को बचाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो है हमेशा से ही प्रारंभ करती रही है भारत सरकार। इसके अंदर भी अगर हम लोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो है, इस प्रकार से प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी हम लोगों ने देखा, जिसके अंतर्गत की देखिए कितने 32 एलिफेंट रिजर्व भारत के अंदर स्थापित किए गए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 1992 में प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 के अंदर, 1973 के अंदर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या बताया? प्रोजेक्ट जो टाइगर है 1973 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, 1973 के अंदर। उसके बाद इसी प्रकार जो प्रोजेक्ट राइनो है, ठीक है, गैंडे को बचाए रखने के लिए जो प्रोजेक्ट राइनो है 2011 के अंदर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार से एक पक्षी के लिए जिसका कि नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, तो क्या नाम बताया? प्रोजेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह भी प्रारंभ किया गया 2013 के अंदर। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है
अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत के द्वारा ये प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से। एक पक्षी की वैरायटी है, इसको बचाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए। उसके अलावा देखिए और कौन कौन से काम हुए। इसके अलावा देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसी के अंतर्गत ही भारत के अंदर बहुत से नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, इस प्रकार की चीजों की स्थापना की गई है। तो देखिए अभी बात करें वर्तमान के अंदर, तो भारत के अंदर 103 के करीब भारत के अंदर नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने? 103 नेशनल पार्क है। उसके अलावा 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जो कि खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि ये जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। भाई कोई तो अंतर होगा, नाम अलग है, नंबर इनके अलग है, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, और मैप की सहायता से भी समझेंगे कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से यहां पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ये जो 18 मैंने बनाए हैं बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।